जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। मैं जनागर आपका स्वागत करता हूँ शिक्षाविद अजय में। जैसे कि हमने लेसन 1 और 2 है ना, लेसन 1 और 2 की अच्छे से तैयारी की है और उनको एक एक चैप्टर करके खत्म किया है छोटे छोटे वीडियो में, है ना। आपने आयो देखा होगा। आज से हम शुरू करेंगे मैथ क्लास 10 का लेसन 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको एक सारणी बताऊंगा। सारणी में से ही आपके 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, चाहे वो सही विकल्प में पूछ ले या रिक्त स्थान में पूछ सकता है ना। देखो अब ध्यान से देखना, इसमें 3 चीजें होती है। पूरा लेसन इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अनुपातों की तुलना करनी है हमको। द्विघात समीकरण 2 समीकरण देंगे, उसकी तुलना करके बतानी है कि ये संगत है असंगत है ना, कि इसका कैसा हल है। ग्राफीय निरूपण बताना है, संपत्ति रेखाएं कब होगी या प्रतिच्छेद रेखाएं कब होगी या अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे। इस प्रकार हम इन तीनों सवालों को अगर ये 3 समीकरण में मतलब ये 3 अनुपात जान लिए तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल सरल लगेगा। अब देखते हैं 1 बाय 1। देखो अगर आपको 2 समीकरण देते हैं, अगर 2 समीकरण की आप तुलना करोगे a1/a2 b1/b2 से, अगर इन दोनों का अनुपात डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका ग्राफीय निरूपण होगा अद्वितीय हल। ग्राफीय निरूपण में होगा प्रतिच्छेद रेखाएं, है ना। ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा है। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब होता है अगर आप एक ग्राफ में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ में रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करेगी, है ना। अगर आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ कैसा होता है, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश अक्ष होता है। तो ग्राफ में कहीं ना कहीं ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका मतलब होता है प्रतिच्छेद रेखाएं। इसका हल होता है अगर ऐसा दिख जाए आपको 2 अनुपात आप बराबर करोगे, वो दोनों अनुपात बराबर नहीं हो, तो उसका होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ एक हल। अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक हल होता है। एक हल होता है क्योंकि जब बिंदु एक दूसरे पर मिलता है तो ये सिर्फ यहाँ जो भी आएगा एक्स और वाई का मान वो सिर्फ एक हल रहेगा। आप और जब अद्वितीय हल रहता है तो संगत या असंगत भी आपसे पूछेगा। तो जब अद्वितीय हल होता है यानी कि एक हल होता है तब समीकरण संगत होता है, तो संगत होता है। अब ध्यान से देखो, जब 2 समीकरण दे आपको और दोनों समीकरण के अनुपात बराबर हो जाए, a1 बराबर हो a2 के, b1 बराबर हो b2 के, c1 का अनुपात c2 के बराबर हो, है ना, ये तीनों एक दूसरे के जब बराबर हो तो रेखाएं संपाती होती है। तो ग्राफीय निरूपण में रेखाएं संपाती होती है, संपाती होती है। संपाती होने का मतलब है रेखाएं एक के ऊपर एक रहेगी, रेखाएं एक के ऊपर एक रहेगी। समझ में आया। ग्राफ में कहीं ना कहीं ऐसा आप ग्राफ खींचोगे तो रेखाएं संपाती होगी, इसका मतलब ये है रेखाएं संपाती होगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो भी संगत या असंगत पूछे तो आपसे बताना संगत होता है, तब भी समीकरण संगत होता है। तो ये 2 कंडीशन है जिसमें संगत होता है। देखो अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। जब a1/a2 यानी कि a1 और a2 का अनुपात बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं हो, ये 2 बराबर हो लेकिन ये तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, तो इसका ग्राफीय निरूपण होता है संपाती रेखाएं। यहाँ होता है कोई हल नहीं। कोई हल का मतलब होता है समांतर रेखाएं। समांतर ग्राफीय निरूपण होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब ये आगे जाकर कभी भी एक दूसरे से मिलेगी नहीं, आगे जाके एक दूसरे से कभी भी मिलेगी नहीं। आप ग्राफ खींचोगे तो रेखाएं कहीं ना कहीं ऐसी प्राप्त होगी, है ना। रेखाएं कहीं ना कहीं ऐसी प्राप्त होगी जो आगे जाके, जैसे कि रेल की पटरी आपस में कभी नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार समांतर रेखाएं। ये ग्राफीय निरूपण अगर हल पूछ ले आपसे तो इसका हल होता है कोई हल नहीं। अगर कोई हल नहीं की कंडीशन आ जाए तो आपसे पूछे समीकरण कैसा है, संगत है या असंगत है, तो वो असंगत रहता है। असंगत
असंगत असंगत रहता है। ठीक है, आपको दो समीकरण दे रखा होगा, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी। इसी में से फाइनल बात है कि दो ऑब्जेक्टिव इसमें से आने हैं, चाहे वो सही विकल्प पूछ ले, रिक्त स्थान में पूछ ले या सही जोड़ी में पूछ ले, आपको सिर्फ तुलना करनी है। किससे? दो समीकरण देगा, आपको तुलना करनी है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c, ये 1 मान रख सकते हैं, इसे भी c2 मान सकते हैं, बराबर 0। आपको दो समीकरण देखा, उससे आपको a1 निकालना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है, फिर दूसरा समीकरण से a2, b2 और c2 निकालना है, फिर उनका ऐसे अनुपात करके बराबर करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित में पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों के संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तुलना हो रही है लड़कों से, तो मैं मानूंगा पहला, माना लड़कों की संख्या 1 से है, माना लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या y है, ये माना। और ये टोटल बच्चे हैं कितने, या टोटल विद्यार्थी 10, तो x प्लस y का मान हो गया 10, है ना। ये हो गया समीकरण 1 हमारे, ऐसा मान के चलो, ये हो गया 1। अब आगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या हमने माना है, लड़कियों की संख्या y, लड़कियों की संख्या y है, तो ये लड़की प्रश्नानुसार ऐसा लिखना है, प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये प्रश्न बोल रहा है, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यही बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 में देखो y का मान x प्लस 4 है, तो समीकरण 2 से मतलब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखूंगा मैं, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो ये y का मान x प्लस 4 है, तो इसमें रखता हूं मैं समीकरण 1 में, x वैसा का वैसे y की जगह मैं x प्लस 4 रखूंगा, प्लस x प्लस 4 बराबर 10। ठीक है, अब देखो x 2x प्लस 4 बराबर 10, तो 2x बराबर 10, ये 4 इधर प्लस के तो बराबर में उधर जाएंगे तो माइनस के 4, तो 2x बराबर 10 माइनस 4 6, तो x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 आया। हमने x को क्या माना था, माना लड़कों की संख्या 1 से, तो ये लड़कों की संख्या आई, लड़के है ना, ये लड़के है, तो लड़कियों की संख्या कहां से निकालू, समीकरण 2 से। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x का मान 3 प्लस 4, तो y बराबर 7। यानी कि उस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 10 थी, तो लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कियां। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। लड़के हैं 3 और लड़कियां हैं 7, टोटल 10 बोल रहे थे, तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, यहाँ भी 10 ही आए हैं। अब इसी प्रकार हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5 पेंसिल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटाता हूँ, फिर पढ़ेंगे अपन। देखो क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है कि क्वेश्चन इसी का दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। 5 पेंसिल 7 कलम, तो माना कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का
माना पेंसिल का मूल्य 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। ठीक है, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तथा कलम का मूल्य y रुपए है। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 पेंसिल का मूल्य, अगर 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 का 5x, ऐसा समीकरण बनानी है। 5 पेंसिल 7 कलम, एक का y है तो 7 का 7y, ये दोनों मिलकर कितने में खरीदेंगे हम? 50 रुपए में, समीकरण 1। अब देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, अब 7 पेंसिल पुनः प्रश्नानुसार, पुनः क्वेश्चन अकॉर्डिंग, पुनः प्रश्नानुसार 7 पेंसिल 5 कलम, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपए में। अब 46 रुपए है तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य y, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वही देखो समीकरण 1 हुआ 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से लिखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से मैं विलोपन विधि लगा दूंगा। देखो समीकरण 1 और 2 पहले लिख देता हूँ 5x, समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि द्वारा, ऐसा लिख लो, समझ में जाएगा आपको, विलोपन विधि द्वारा। देखना 5x प्लस 7y बराबर 50, और ये 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? विलोपन विधि में करते हैं हम किसी भी दोनों समीकरण में किसी एक चर का, जैसे ये x या y, तो इन दोनों चर में से किसी भी एक का मान समान करते हैं। तो हम x का मान समान बना देते हैं। x का मान समान बनाने के लिए यहाँ 7 का गुणा करूंगा और यहाँ 5 का गुणा करूंगा, तभी तो 7 पंजे 35x, यहाँ भी 7 पंजे 35x आएगा। देखो इस पूरी में 7 का गुणा और इस पूरे समीकरण में 5 का गुणा। देखो करता हूँ, 7 पंजे 35x प्लस 7 7 49y बराबर 7 पंजे 35, यह आ गया 350। ठीक है, ये देखो 7 पंजे 35x प्लस 50 25y, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25y वैसा का वैसे। अब 5 का गुणा 46 में करना है तो 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 चुको 20, 20 3 23, है ना, 5 छक्का 30, 0 हासिल 3 और 5 चुको 20 3 23। अब देखो घटा दो, अब चिन्ह चेंज करने पर ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये 35 से ये 35 कैंसिल। अब गुण 50 से ये 25 है, गुण 50 में 25 जाएंगे तो 24y, है ना, गुण 50 में से 25 जाएंगे तो 24y। अब देखते हैं 350 230, तो घटा दो, 0 में से 0 0, 5 में से 3 2, 1 3 में से 2 1, 120 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की 350 और माइनस का 230 बिल्कुल। अब देखो y बराबर क्या आएगा, मुझे पता है 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120, है ना, तो 24 पंजे 5, x का y का मान कितना आ गया 5 क्यों आया, क्योंकि y के गुणांक में 24 था, तो बराबर के इधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 24 से भाग दे दिया 120 में, तो 24 पंजे 120। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान यहां लिखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, है ना, कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि 1 में रखे हम, तो 1 या 2 किसी में भी रख लेते हैं। चलो 1 में रख लेते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50, है ना, मुझे y का मान जहां y है वहां 5 रखना है सिर्फ। 5x प्लस 7 मल्टीपल 5 बराबर 50, तो 5x
प्लस 7×5 बराबर 50, तो 5x बराबर 50 माइनस 35, तो 5x बराबर 50 में से 35 जाएगा तो 15 बचेगा, तो x बराबर ये 15 के बटे में 5 जाएगा तो 5 तिया 15, तो x बराबर आ गया 3। तो हमने क्या माना था, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा कलम का मूल्य y रुपए है। तो पेंसिल का मूल्य, ये पेंसिल है ना, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, x का मान 3 आ गया, y का मान, तो ये पेंसिल का मूल्य है, ये एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है, 3 रुपए है, तथा कलम का मूल्य 5 रुपए है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ऐसे हम वीडियो ताकि बड़ा ना हो, इससे दूसरे वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। से देखना, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है हमारा कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2 से तुलना कीजिए। अगर ये अनुपात बराबर है कि नहीं है, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। देखते हैं, हम करते हैं क्या होता है। हम सबसे पहले इससे तुलना करेंगे, है ना। तो a1/a2 बराबर b1/b2। अगर आपको ये अक्षर छोटे लग रहे हो तो थोड़ा जूम करके देखो और अपनी क्वालिटी बढ़ा लें। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 और c1/c2। देखो, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर देखो, तुलना करेंगे। a1 का मान क्या है 5, a2 का मान 7 बराबर ये -4 और b2 का मान -3 बराबर c1 का मान मानते हैं 8 और प्लस का 8 ही, और c2 का मान -9। ठीक है। अब देखो 5/7 बराबर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 4/3। अगर ये 5/7 4/3 बराबर है क्या? नहीं है बराबर, पहले ही ये हो जाएगा। अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो सारणी पढ़ी होगा तो इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, है ना। इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी क्योंकि समीकरण का हल अद्वितीय है। क्योंकि समीकरण का हल अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब केवल एक हल है, अद्वितीय है। ये हमसे नहीं पूछा था, लेकिन हम एडवांस में बता सकते हैं। हमसे सिर्फ रेखाएं पूछी कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या संपाती है। ठीक है, दूसरा करते हैं। फिर सेम टू सेम ऐसा कैसे, a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2 से तुलना करने पर आप लिख सकते हो, से तुलना करने पर। यहाँ a1 का मान 9, a2 का मान 18 बराबर 3/6 आप लिख सकते हो, बिल्कुल समझ में होगा। 12/24। देखो 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आया। इसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी 1/2 आया। इसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ भी 1/2 आया। तो जिस कंडीशन में तीनों मान बराबर आ जाए वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होंगे तो रेखाएं संपाती होगी। अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होंगे तो रेखाएं देखो, है ना। एक बार देख लेता हूं मैं सही से सारणी में। वैसे तो सही है ये, जब रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक होंगे तो संपाती रेखाएं, बिल्कुल सही है ना। थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए देख लिया। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अतः a1/a2
B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, है ना। समीकरण के अनंत अनेक हल है। समीकरण की, या तो फिर डायरेक्ट पहले ऐसा लिख लो कि रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, क्योंकि समीकरण के अनंत अनेक हल है। समीकरण के अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल है, जैसे लिख लो। अपरिमित रूप से अनेक हल है, यही लिखवाया था मैंने, अनेक हल है। अगर आगे जाके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे संगत है या असंगत है, तो ये भी पढ़ेंगे हम। तीसरा देखो, फिर इसी से तुलना करेंगे A1 अपॉन A2। आप, अगर आपको सही से वीडियो नहीं दिख रहा तो आप प्लीज क्वालिटी बढ़ा लें, है ना, जूम करके देख सकते हो थोड़ा। तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। देखो A1 का मान 6, A2 का मान 2, देखते हैं। 6 अपॉन 2 बराबर B1 का मान है -3 और B2 का मान है माइनस, y का गुणांक क्या है 1, बराबर C1 का मान है 10 और C2 का मान है 9। देखो ये क्या है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 और 1/3 आ रहा, मतलब 2 के पाड़े से दे दिया भाग, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इसका मान क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/1। और इसका मान क्या है, ये दो मान बराबर है अभी, और 10/9, 10/9 तो किसी से कटता ही नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, कोई हल नहीं होती है, तो रेखाएं समांतर होती है। देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ये दो बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। मतलब जो भी ग्राफ, इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा, वो रेखाएं कभी आपस में मिलेगी नहीं, जैसे कि ट्रेन की पटरियां होती है वैसे समांतर, रेखाएं समांतर होंगी, है ना, रेखाएं समांतर होंगी। क्योंकि कोई हल नहीं है, क्योंकि समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है ना। आप बिल्कुल लिख सकते हो 1 बाय 1, एक ऑब्जेक्टिव फाइनल है इसका, है ना। और आपको समीकरण नहीं देगा, आपको ये देगा सिर्फ ये A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, या तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू कर देगा या फिर यहाँ डज नॉट इक्वल टू कर देगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि ये अद्वितीय हल है या संपाती रेखा है या अनंता अनेक हल है। बिल्कुल आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।